उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दिन पर दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, तो वहीं विरोधी दलों पर कटाक्ष का दौर भी जारी है। सपा और बीजेपी के बीच तो ट्विटर वॉर भी छिड़ी हुई है। इन सब के बीच अब सपा प्रमुख ने करहल सीट से अपना नामांकन भर दिया। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से होगा। बघेल मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि पहले कयास थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव के लिए करहल सीट को चुना, जिसके पीछे भी सपा की अलग रणनीति है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश की सत्ता में बीजेपी का वापसी कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। सपा की बढ़ती मजबूती और कमजोर होती बीजेपी के पीछे का सबसे बड़ा कारण सपा की बदली हुई रणनीति को ही माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो 2017 के मुकाबले इस बार सपा अलग ही रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। सपा की रणनीति को लेकर अभी तक जो भी कयास लगे हैं, सपा ने बिल्कुल उसके उलट काम किया है। चाहे वो अखिलेश के लिए करहल सीट को चुनना हो या फिर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में परिवार के लोगों के टिकट गायब करने का मामला हो। परिवार के साथ ही अखिलेश ने इस बार यादवों को भी टिकट देने में कंजूसी ही दिखाई है। अखिलेश खुद भी यादव जाति से ही आते हैं। यादव सपा का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। बीजेपी हमेशा से समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और मुस्लिम और यादवों की पार्टी होने का आरोप लगाती आई है, लेकिन इस बार सपा ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सपा की लिस्ट में ना तो मुलायम सिंह के परिवार वालों के नाम है, ना यादवों की संख्या ज्यादा है और ना ही मुसलमानों को टिकट देने के मामले में सपा ने दरियादिली दिखाई है। इसकी जगह सपा ने ओबीसी वर्ग की दूसरी जातियों को अधिक टिकट देकर बीजेपी की रणनीति ही फेल कर दी है। 2022 विधानसभा चुनाव के रण में सपा बीजेपी की रणनीति से ही उसे मात देने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी रण में विजय हासिल करने के लिए सपा ने इस बार अपने समीकरण में भी बदलाव कर दिया है और जातीय समीकरणों को साधने में इस समय सपा सबसे आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि सपा ने इस बार सबसे ज्यादा छोटे दलों से गठबंधन कर खुद को मजबूत कर लिया है, जैसा कि 2017 विधानसभा के दौरान बीजेपी ने किया था। इसके अलावा सपा इस बार एमवाई फॉर्मूले से आगे बढ़ गई है। पार्टी ने इस बार गैर यादव ओबीसी और दलितों को ज्यादा टिकट दिए हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि सपा इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, जिसके लिए उसने सबसे पहले राज्य के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनावी युद्ध क्षेत्र जातीय अंकगणित के लिए जाना जाता है और जो कोई भी इसमें महारत हासिल करता है वो राज्य की सत्ता के करीब पहुंच जाता है और इस बार सपा इसी जातीय अंकगणित को साधती नजर आ रही है। हालांकि चुनावों में जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी, सपा और बीएसपी तीनों ओर से हो रही है। नए नए समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। सपा ने पिछड़े वर्गों को साधने के लिए कई दलों से गठबंधन किया, तो बीजेपी भी गठबंधन के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में है। बीएसपी के टिकट वितरण में भी सोशल इंजीनियरिंग की छाप दिख रही है, लेकिन जातीय समीकरणों को साधने में इस समय सपा सबसे आगे निकलती दिख रही है। यूपी की राजनीति में जातियों का जोर है। बीजेपी और सपा दोनों ही जातीय समीकरण बनाकर यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में है। बीजेपी ने अपना दल एस और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। इन पार्टियों का कुर्मी और निषाद समुदाय पर प्रभाव है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के गठबंधन में आधा दर्जन से ज्यादा दल हैं, जिसमें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल और ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा प्रमुख हैं, जिसका जाट और राजभर समुदाय पर जबरदस्त असर है। इसके अलावा कुर्मी, मौर्य, कुशवाहों को भी सपा ने साधने की पूरी कोशिश की है। मुसलमान और यादव पहले ही सपा के पाले में माने जा रहे हैं, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब यूपी में जातिगत समीकरणों को साधने की ये कोशिश हो रही है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और इसकी शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह थे और चौधरी चरण सिंह ने 1960 के दशक में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाकर इसे साबित कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, उस समय चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। चौधरी चरण सिंह जनता की नब्ज को पहचानते थे और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उन्होंने यूपी में अजगर समीकरण तैयार किया था, जिसका मतलब था अहीर
जाट, गुर्जर और राजपूत समुदायों से बना गठबंधन, और चौधरी चरण सिंह का अजगर समीकरण सफल साबित भी हुआ। दरअसल ये उस समय की बात थी जब कांग्रेस के बारे में माना जाता था कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम की सियासत कर सत्ता में बनी रहती है। इसकी काट के लिए चौधरी चरण सिंह ने गैर ब्राह्मण और गैर दलित बिरादरियों का एक गठजोड़ तैयार किया था, जिसमें अजगर नाम दिया गया था। इसमें 4 जातियां प्रमुख रूप से आती थी, जिनका वेस्ट यूपी से लेकर प्रदेश के बड़े हिस्से में असर था। ये जातियां थी अहीर यानी यादव, जाट, गुर्जर और राजपूत। इन चारों को मिलाकर ही अजगर बनता था। इनमें यादव बिरादरी ऐसी थी जिसकी संख्या पूरे प्रदेश में अच्छी खासी पाई जाती है। राजपूतों का भी पूरे यूपी में असर माना जाता है। यह समीकरण करीब 10 साल तक यूपी की सियासत में सफलता हासिल करता रहा। लेकिन 90 के दशक में मंडल पॉलिटिक्स के बाद सपा अस्तित्व में आई तो यादव सपा के साथ चले गए और रालोद की पहचान जाटों की पार्टी के तौर पर हो गई। राजपूतों में भी विभाजन हो गया। पहले राजपूत जनता दल से जुड़ा, लेकिन जब जनता दल में टूट फूट हुई तो राजपूतों के वोटों में भी विभाजन हो गया। एक तबका मुलायम सिंह यादव की सपा के साथ चला गया तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी राजपूत समुदाय के बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित किया। मंदिर आंदोलन के चलते राजपूत बीजेपी की ओर आकर्षित हुए। ऐसे में जब भी रालोद और सपा का साथ होता तो ये कहा जाता रहा कि अब अजगर समीकरण फिर से बनाने की कोशिश होगी। इस बार भी सपा और रालोद गठबंधन को लेकर ऐसे ही कयास लगाए गए, लेकिन ये इस बार गलत साबित हो रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह भाजपा है, जो फिलहाल सत्ता में है, और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद राजपूत हैं। ऐसे में अजगर में से रा यानी राजपूतों पर बीजेपी का असर दिखाई दे रहा है। दूसरा, बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ सिंह जैसा राजपूत चेहरा भी है, लेकिन सपा के पास इनकी टक्कर का कोई राजपूत चेहरा नहीं है। ऐसे में इस बार सपा ने अपने इस समीकरण में भी बदलाव कर दिया है और अब सपा अपने नए समीकरण के साथ बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी है। सपा ने इस बार GJAB यानी गजब समीकरण तैयार किया है, जिसका मतलब है गुर्जर, जाट, अहीर यानी यादव और ब्राह्मण। साफ है, सपा ने राजपूत की जगह ब्राह्मणों पर दांव लगाया है और इसके पीछे का कारण बीजेपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को ही माना जा रहा है। और योगी राजपूत हैं और उनका पूर्वांचल में अच्छा असर है, लेकिन योगी की दिक्कत यह भी है कि पूर्वांचल में राजपूत और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। राजपूत बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहा है तो ब्राह्मण दूसरा ठिकाना ढूंढ रहा है। ब्राह्मणों की इस नाराजगी को भांपते हुए सपा और बसपा दोनों ने ही तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए कई ब्राह्मण नेताओं को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की, साथ ही उन्हें प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। यही नहीं, पूर्वांचल के उन इलाकों में सपा ब्राह्मणों पर खास जोर दे रहे हैं जहां की राजनीति में माना जाता है कि ब्राह्मण और राजपूत एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होते हैं। इसी समीकरण में अगर अति पिछड़ों और मुसलमानों को भी जोड़ लें तो समाजवादी पार्टी एक बड़े वोट बैंक पर फोकस करती दिखती है। हरिशंकर तिवारी का परिवार हो या रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे के चुनाव प्रचार को अहमियत देना अखिलेश यादव की रणनीति से साफ है कि वो इस बार गजब समीकरण पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों को भी सपा ने आगे रखा है। सपा अपने नए समीकरण में ब्राह्मणों को जोड़कर बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा दावा किया जाता है कि ब्राह्मण वोट जिस तरफ जाएगा उस पार्टी के सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं और यही कारण है कि हर कोई इस समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। अगर इतिहास की बात करें तो 1990 तक ब्राह्मण समुदाय का वोट कांग्रेस को जाता रहा। 1990 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान ब्राह्मणों ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन 2007 में बीजेपी के कमजोर पड़ने और सपा से बढ़ती नाराजगी के बाद ब्राह्मणों ने बीएसपी की ओर रुख किया। ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए मायावती ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन किए थे। इसका उन्हें फायदा मिला और 1.5 दशक बाद यूपी में कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। फिर बीएसपी को हराने के लिए इस समुदाय का एक हिस्सा 2012 में सपा के साथ चला गया, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला और सपा भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई।
गई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में ब्राह्मणों का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की ओर हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मानी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर और ब्राह्मणों के साथ मिलने से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया, जिसके चलते ब्राह्मण नाराज हैं और अब सपा उन्हें रिझाने की कोशिशों में लग गई है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि सपा के गजब समीकरण से बीजेपी परेशानी में दिख रही है। तो अब देखना होगा कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का गजब समीकरण कितना गजब साबित होता है। खैर, नतीजे तो 10 मार्च को सामने आएंगे, लेकिन सपा की बदली हुई रणनीति ने बीजेपी के छक्के जरूर छुड़ा दिए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।